डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन सीरीज है जहां पर हमारा मैक्सिमम फोकस किस पे रहेगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सके। क्विक रिवीजन सीरीज में अभी तक हमने पर्यावरण डिस्कस किया है, आधुनिक भारत डिस्कस किया है, अर्थशास्त्र डिस्कस किया है और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आया है जो कि अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 47 टेस्ट है जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 4800 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहां पर आप कांटेक्ट करिए। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आशा करूंगी कि यहाँ से एक दो प्रश्न आपका बन जाए, ठीक है, एक भी प्रश्न फंस जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब है तो आज की क्लास सफल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके बहुत से डाउट क्लियर भी होंगे तो बहुत धैर्यपूर्वक आज की क्लास करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम अनुसूचियों को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए पेपर में प्रश्न किस तरीके से बनता है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। लेकिन और भी तरीके से जो प्रश्न बनते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लास, जब भी हम पहली अनुसूची की बात करेंगे, फर्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे, तो यहाँ पे इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल है, ठीक है। जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके नाम यहाँ पर मेंशन रहते हैं। राज्यों का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार भी शामिल है इसमें। अब अगर हम फर्स्ट अनुसूची की बात कर रहे हैं, पहली अनुसूची की, फर्स्ट शेड्यूल की, तो हमारे किन अनुच्छेद में इनके बारे में दिया गया है, किन आर्टिकल में, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है, आर्टिकल 1 और 4 में। आर्टिकल 1 अगर पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बोला गया है, ठीक है। वही चीज देखिए जो हमने फर्स्ट शेड्यूल में कहा है, वही चीज यहाँ पर भी लिखा है, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ और उसके क्षेत्र। और अनुच्छेद 4 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 4 की हम बात करेंगे तो इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी प्रोविजन मेंशन है, ठीक है, वो आपके आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आर्टिकल 368 क्या है, तो हमने इसके पहले की क्लासेस में डिस्कस किया है कि आर्टिकल 368 में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो जब भी हमें कुछ चीजों में, जब हम आर्टिकल 2 और 3 की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब दिमाग में आना चाहिए कि मैम ऐसा क्या दिया गया है आर्टिकल 2 और 3 में जो बार बार आप कह रही हैं कि वो 368 के अंडर में नहीं आता है। जब हमने संविधान संशोधन 368 की बात की थी, इसके पहले वाले क्लासेस जरूर देखिएगा, तब चीजें क्लियर होगी अच्छे से। तो वहां पर मैंने आपको बताया था चीजें। तो यहाँ पर देखिए, जब हम आर्टिकल 2 और 3 की बात करते हैं, 2 और 3 पे आप फोकस करिए। यहाँ पर क्या लिखा गया है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, ठीक है, नए स्टेट के गठन की बात की गई है आर्टिकल 2 और 3 में। बस अंतर ये है कि जब हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बाउंड्री को चेंज करके एक नए स्टेट का गठन कर सकते हैं। आपको पता है पहले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, फिर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हुआ ना, इसी तरीके से हम आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करते हैं। तो ये किस तरीके से नए स्टेट का गठन हुआ तेलंगाना का, आर्टिकल 3 में जो बोला गया है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब आर्टिकल 2 की बात करें, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कोई यूनियन टेरिटरी थी,
पहले वो यूटी थी, सिक्किम थी, बाद में उसको स्टेटहुड दिया गया, बाद में उसको राज्य बनाया गया, तो वही चीज लिखी गई है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 समझ में आया। आर्टिकल 2 में सिक्किम का याद रखो कि सिक्किम पहले यूटी थी, बाद में उसको स्टेट बनाया गया, आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 में याद करो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, में बटा। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हुआ। तो यहां पर हमने पुराने स्टेट को तोड़ के, बाउंड्री को बढ़ा के एक नए स्टेट का गठन कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 4th आर्टिकल है, क्या बोलता है, जो 2 और 3 के जो आपके प्रोविजन है वो आपके आर्टिकल 368, जिसमें कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं, उसमें नहीं आएंगे। तो यहां पर मैं इसको पढ़ भी देती हूं। देखिए अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के रूप में नहीं माना जाता है। तो कोई भी अगर आपको कंफ्यूज करने का प्रयत्न करे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। उन्हें सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। वेरी गुड। अब अगर पूछेगा कि किसके पास ये अधिकार होता है, शक्ति होती है, तो आपको पता होना चाहिए संसद के पास शक्तियां होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब फर्स्ट शेड्यूल से आपका चाहे अनुच्छेद से प्रश्न पूछ ले या शेड्यूल से पूछ ले, बिल्कुल भी गलत मत करना। चलो दूसरा, अच्छा अभी दूसरे के पहले देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो प्रश्न बनता है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए कि कौन सा स्टेट कब बना था, या फिर ईयर मेंशन रहता है उसको सुमेलित करने को दे देता है। तो अब क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 1953 की जब हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है। आपको पता है भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो आपका आंध्र प्रदेश था। इसके बाद दमन दीव की हम बात करते हैं। 1954 में पुडुचेरी, 1960 में महाराष्ट्र गुजरात, 1961 में गोवा, दमन और दीव। अब यहाँ पर याद रखिए, ये कई बार पूछता है नागालैंड के बारे में, तो आप याद रखेंगे 1963 नागालैंड। ठीक है, 1966 में हरियाणा कई बार पूछता है, चंडीगढ़ पूछे चाहे ना पूछे, हरियाणा तो कई बार पूछा है, तो 1963 याद रखेंगे, 1966 याद रखेंगे। 1971 की हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। 1972 में अब देखिए यहाँ क्या क्या लिखा है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। MMT लिखा है ना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो मेघ ऐसे बना लो, मेघ से टपकता मणि। ठीक है, ऐसे कभी MMT करके याद कर लो, या तो एक फोटो बना लो कि बादलों से पानी टपक, मतलब पानी के फॉर्म में सिक्के टपक रहे, मणि टपक रहा है। तो मेघ से मेघालय याद रहेगा, मणि से मणिपुर याद रहेगा, और टपकता से त्रिपुरा याद रहेगा। तो MMT याद रखिएगा। 1972 बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड 1963 कई बार परीक्षा में पूछा है। 1966 हरियाणा कई बार परीक्षा में पूछा है। 1972 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर देगा चीजें। 1987 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी माँ आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब मिजोरम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्लास प्लीज वो इमेजिन कर लेना, मेघ से टपकता मणि। ठीक है, तो कभी नहीं भूलेगा वो। और 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और 2014 में तेलंगाना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। मैंने जो बताया है आप उन नामों को जरूर याद रखिएगा। नागालैंड वाला 1963, आप हरियाणा याद रखेंगे 1966, 1972 में आप याद रखेंगे मेघ से टपकता पानी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। फिर उसके बाद 1987 में आप माँ याद रखेंगे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, मिया याद रखो, मिया भी याद रख सकते हो। मिया याद रखोगे तो ज्यादा है ना, मी या तो MI मिजोरम, A से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, और 2014 में तेलंगाना। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम सेकंड शेड्यूल को भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो जो प्रश्न वहां से बनता है, सॉरी फर्स्ट शेड्यूल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो जो प्रश्न वहां से बनता है सब मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड शेड्यूल को। सेकंड शेड्यूल से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे देगा इस तरीके से कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किनके भत्तों विशेषाधिकारों की बात की गई है। दे देगा राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की और कैग की। अब वहां पर स्टूडेंट जो लोग हैं वो याद करके जाते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है, भत्तों की बात की गई है, लेकिन किसके भत्तों की बात की गई है नहीं समझ में आता है। तो इंसान दिमाग लगाता है, जब आप नहीं पढ़े रहते हो तो मैं आपको बता रही हूं, तो आप दिमाग लगाते हो, राष्ट्रपति है तो प्रधानमंत्री भी होगा, ठीक है, और अब बचा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और इधर कैग, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, और आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में सोचने लगते हो। अब इस तरीके से सोचना, जब भी हम सेकंड शेड्यूल की बात करेंगे, हम भत्तों, विशेषाधिकारों और परिलंबियों की बात करेंगे, सैलरी अलाउंसेस की बात करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखना सेंटर और यहाँ पर लिखना स्टेट, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है और स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पार्लियामेंट होता है, आपको पता है पार्लियामेंट में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। और अगर हम यहाँ पर स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ पर हाई कोर्ट होता है, और यहाँ पर हम एक नाम लिखेंगे कैग, ठीक है, 148 के अंडर जो कि आता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अब कभी नहीं भूलेगा, बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना। अब किसी का भी नाम दे दे, प्रधानमंत्री, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, नहीं, मैं नहीं कंफ्यूज होगा। मैम ने इसी तरीके से लिखा था, मुझे इसी तरीके से याद रहेगा परीक्षा में, इधर से उधर दुनिया हिल जाए, सेकंड शेड्यूल में बस इन्हीं की बात की गई है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति की बात की है तो मैं गवर्नर की भी बात करूंगी, ठीक है। अब पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मैं बात करूंगी। राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की मैं बात करूंगी। तो लोकसभा राज्यसभा की बात की तो स्टेट पे भी आते हैं, तो स्टेट में हम क्या करेंगे, विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे। इसी तरीके से विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी अपर हाउस लोअर हाउस की बात करेंगे, स्टेट में भी। फिर यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करेंगे। तो स्टेट में भी हम क्या करेंगे, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करेंगे। और फिर बीच में एक बचता है प्यारा सा कैग 148। तो बस इससे ज्यादा किसी का नहीं। अब चीफ मिनिस्टर दे दे, प्राइम मिनिस्टर दे दे, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर दे दे, आपको कुछ भी दे दे, फाइनेंस कमिश्नर दे दे, कुछ भी दे दे, फाइनेंस मिनिस्टर दे दे, नहीं, बस इतने लोग ही हैं, बस इतने लोग हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलेगा, इसको दिमाग में बिठा लो। चीजें क्लियर हुई, बस कैग एक एक्स्ट्रा याद रखना है आपको। चलो, तो यहाँ पर देखिए दूसरी अनुसूची में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे 148 दिया गया है। 59 की हम बात करेंगे तो हम सैलरी और अलाउंसेस की बात करेंगे, किसके, प्रेसिडेंट की बात करेंगे, ठीक है। 65 आपको पता है, 65 की तरफ आएंगे तो आपका वाइस प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सभापति होता है। किसका सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये सारा आपका लिखा हुआ है, एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सारे अनुच्छेद एक जगह लिखे हुए हैं। अब तीसरी अनुसूची की हम बात करते हैं। तीसरी अनुसूची में हम किसकी बात करते हैं, शपथ की बात करते हैं, ठीक है, कि शपथ और प्रतिज्ञान की हम बात करते हैं। तो यहां पर अब कौन कौन है, अब दिमाग लगाओ कि कौन कौन शपथ लेता है। तो भारत के केंद्रीय मंत्री जो भी आपके हैं वो शपथ लेते हैं। संसद चुनाव के जो उम्मीदवार होते हैं वो भी शपथ लेते हैं। क्लास, इस चीज में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बस केंद्रीय मंत्री जो है वो अपनी पोजीशन को लेने के पहले शपथ लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं संसद चुनाव के जो उम्मीदवार रहते हैं वो भी शपथ लेते हैं। आज के बाद मत भूलना, ठीक है। तो अगर उम्मीदवार शपथ लेंगे तो आपके जो सदस्य हैं वो भी शपथ लेंगे ही, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भी शपथ लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भी शपथ लेते हैं। राज्य मंत्री, अब देखो हमने सेंटर की बात की है, तो अगर वहां के सारे जो आपके मंत्री लोग हैं, केंद्रीय मंत्री, संसद के सदस्य जो उम्मीदवार हैं वो शपथ ले रहे हैं, तो सेम चीज आपके स्टेट में भी होगा। तो यहाँ पे राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार जो है वो भी लेंगे, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी लेंगे। और जब हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवा रहे हैं, ओथ दिलवा रहे हैं, तो हम
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी शपथ दिलवाएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा आप। इतनी चीजें क्लियर हुई क्लास। तीसरी अनुसूची में हमने किसके शपथ की बात की है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे पूछेगा जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी शपथ की बात तीसरी अनुसूची में की गई है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में की गई है कि नहीं की गई है, ठीक है। क्योंकि आप देखो संसद के सदस्यों की बात की गई है, उम्मीदवारों की बात की गई है, केंद्रीय मंत्री की बात की गई है, तो सारे जितने मंत्री हैं संसद में सबको हम शपथ दिलवाएंगे। और इसी तरीके से सेंटर में जब किए हैं तो स्टेट में भी करेंगे। बस यहाँ पे याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी शपथ की बात करते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी, और साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की भी बात हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्लास, कैग एक ऐसी पोजीशन है जिसकी की बात हमने सेकेंड शेड्यूल में भी की है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जब हम बात करते हैं तो इनकी बात हमने सेकेंड शेड्यूल में भी की है और तीसरी अनुसूची में भी की है, तीसरे शेड्यूल में भी की है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सबके शपथ से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रही होगी क्लास। देखो हर चीज रटना नहीं होता है, और यही सब चीजें जब पेपर में पूछती है ना तो प्रश्न बहुत आसान लगता है। अब तुम खुद सोचो कि शेड्यूल से रिलेटेड प्रश्न अगर परीक्षा में पूछेगा तो कितना आसान प्रश्न होगा, ठीक है। कोई भी बहुत सरलता के साथ उत्तर दे देगा, लेकिन इतना सरल उस समय नहीं रहता है जब आप प्रेशर में बैठते हो एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तब बहुत सी चीजें कंफ्यूज करने लगती है कि सेकंड शेड्यूल में किसकी बात की गई थी, थर्ड शेड्यूल में किसकी बात की गई थी। तो इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है। आप याद रखेंगे जब भी हम ओथ की बात करेंगे, ठीक है, ओथ की बात करें, थर्ड में है ओथ की बात करें, फिर ओथ में आपके सारे मंत्री लोग आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आपके न्यायाधीश आ जाएंगे। और कैग तो भाई दोनों में है, सेकंड में भी है और इसमें भी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपके सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, ठीक है। बस ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब यहाँ पे हम चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल है, ठीक है। राज्यसभा में आपके यूनियन टेरिटरीज और स्टेट की कितनी सीटें हैं वो आपके फोर्थ अनुसूची में दी गई है। तो सबसे पहले अनुसूची में हमने नेम की बात की थी, ऐसे हम राज्यों की बात कर रहे थे, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे थे, आप याद कर सकते हैं। दूसरे में हमने भत्तों की बात की थी, सैलरी की बात की थी, अलाउंसेस की बात की थी। तीसरे में हमने क्या बात की थी, ओथ की बात की थी। अब चौथे में हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्यसभा में सीट्स की बात कर रहे हैं। अब देखिए राज्यसभा का जो कंपोजिशन है उसमें जो मैक्सिमम जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है वो 250 की है। अब परीक्षा में पूछेगा कि इसमें 250 में कितनी सीटें आपके स्टेट्स के लिए हैं और कितनी सीटें यूटीज के लिए हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 250 को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 238, ठीक है, और 12 में, ये 12 हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी नॉमिनेटेड है, नमोनित है, ठीक है। अगर मैं सही बोल रही हूँ नॉमिनेशन की इंग्लिश, तो इनको कौन करता है, नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको। और ये जो 238 है इसमें आपका यूटी और स्टेट के मेंबर्स होते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात होती है तो ये 238 मेंबर्स तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लेकिन ये जो 12 मेंबर जिनको कि प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब पांचवी अनुसूची की हम बात करते हैं और छठवीं अनुसूची की बात करते हैं। देखिए क्लास, पांचवी अनुसूची में हम अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के से संबंधित जो भी प्रावधान है हम उसको डिस्कस करते हैं। परीक्षा में जो प्रश्न बनता है, मैंने देखा है कई बार जो प्रश्न बने हैं वो छठवीं अनुसूची से बने हैं। क्यों बने हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम असम की बात कर रहे हैं, मेघालय की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं और मिजोरम की बात कर रहे हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि छठवीं अनुसूची में किन किन आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। डालेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर डालेगा सिक्किम, ठीक है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश
और देगा ABC CBD ऐसे करके, और आपके दिमाग में रहेगा ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो कौन सा था कौन सा नहीं था छठवीं अनुसूची में, ये तो मुझे पता है आदिवासी क्षेत्रों की बात की गई है, लेकिन कौन सा है कौन सा नहीं है ये कौन बताएगा आपको, मैं बताऊंगी। तो सुनो ध्यान से, यहां पर याद रखना नो मनी इन ATM, नो मनी इन ATM। ये जो ट्रिक है ना, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे बताई थी भाई, ये मेरी डिराइव ट्रिक नहीं है, ये मुझे आप जैसे स्टूडेंट द्वारा ही बताई गई थी कि मैम याद रखिए नो मनी इन ATM, कभी नहीं भूलेगा। और मैं सच बता रही हूं, मुझे कभी नहीं भूला। अब देखो नो मनी इन ATM आपको याद रखना, ATM में मनी नहीं है, तो छठवीं शेड्यूल जो है उसमें आपका A से क्या होगा, असम होगा, याद रखिएगा, ठीक है, त्रिपुरा होगा और मिजोरम होगा, लेकिन मणिपुर नहीं होगा, क्योंकि नो मनी इन ATM। ये चीज अब कभी नहीं भूलेगी आपको, ठीक है, क्लियर हो गई। तो छठवीं अनुसूची आपको याद रहेगी। कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर मणिपुर जरूर इंक्लूड करता है, सिक्किम इंक्लूड करता है। अरे भाई जब नो मनी इन ATM वाले ही हैं इसमें, तो सिक्किम में तो बात ही छोड़ दो, जाओ टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, नो मनी इन ATM। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अच्छा वहां पर जब हमने बात किया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला, स्टेट फॉर्मेशन वाला, तो मैंने आपको क्या बताया था, MMT याद रखना है, एक बादल से मेघ से टपकता पानी, मनी, ठीक है, मनी। तो मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर कभी नहीं भूलेगा। अब यहां पर देखो, अब हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की। भाई 7 शेड्यूल तो इतना बड़ा, इतना प्रश्न बनता है, हर बार रिपीट कर देता है, ठीक है। तो 7 शेड्यूल में आपको पता है हम सूचियों की बात करते हैं, संघ सूची की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं और समवर्ती सूची की बात करते हैं। जो राज्य सूची है उसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए रहते हैं उसमें किसके पास एक पावर होती है, लॉ बनाने की, राज्य के पास रहेगी। संघ सूची में किसके पास रहेगी पावर, संघ के पास रहेगी। समवर्ती सूची में किसके पास रहेगी, दोनों के पास रहेगी। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है संघ और राज्य में, तो कौन आपका किसका डिसीजन माना जाएगा, संघ का माना जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब यहां पर देखो, अनुच्छेद 246 आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है, आपको आर्टिकल याद रखना है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नामक 3 सूचियों का उल्लेख है, जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को निर्दिष्ट करती है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर करती है। अब यहां पर देखो, जब हम संघ सूची की बात करते हैं, अगर परीक्षा में पूछे कि संघ सूची में मूलतः मतलब पहले जब था बना था ये सूचियां, तो कितने सब्जेक्ट्स थे, तो आप बताएंगे 97 सब्जेक्ट्स, लेकिन अब 100 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसी तरीके से राज्य सूची की अगर हम पहले की बात करेंगे, पहले 61 सब्जेक्ट्स थे, अब आपके 66 सब्जेक्ट्स है। और जब हम समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं आपके। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले, हो सकता है परीक्षा में ना पूछे, तो एक बार देख लोगे तो दिमाग में बना रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम राज्य सूची की बात करते हैं, तो राज्य सूची में पहले 61 सब्जेक्ट्स थे, अब आपके 66 सब्जेक्ट्स हैं। तो दिमाग में आएगा ना कि मैम ये जो 5 है ये कहाँ से आए, कब आए, तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है। तो आप याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज गलत बोल दी है, अभी बोलने में फ्लो में मुझे याद आ रहा है। मैंने आपको बोला है ना कि पहले आपका 66 था, ठीक है, अब 61 है, ये चीज आप याद रखिएगा। पहले 66 था, यहाँ पर ये मैंने गलत बोला है क्योंकि मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है। इसमें पहले 66 था, अब क्या है 61 विषय है। क्यों कम हुआ, 5 विषय ये कहाँ गए, इसको हमने राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसमें मूलतः जब हम संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें मूलतः 97 था और इसमें अब
100 विषय हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 विषय है इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में रख दिया। क्यों समवर्ती सूची में रख दिया? जैसे ही हमने इन सब्जेक्ट को समवर्ती सूची में रखा तो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास भी आ गई और स्टेट के पास भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे वो? तो यहाँ पर देखिए शिक्षा, जंगल, ठीक है, जानवर, जंगली जानवर, पक्षियों के संरक्षण की बात करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, वेट और मेजर की बात करते हैं, बाट और माप की बात करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालय के न्याय प्रशासन, गठन और संगठन की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई, इसको याद कर लीजिएगा। और कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम अनुच्छेद 249 की एक बार बात करते हैं। अनुच्छेद 249 क्यों इंपॉर्टेंट है? अनुच्छेद 246 अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 3 लिस्ट की बात करते हैं, हम 3 सूचियों की बात करते हैं और ये 3 सूचियां आपकी 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अनुच्छेद 249 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा क्लास, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूं कि अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में, ठीक है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में, ठीक है, स्टेट में जो सब्जेक्ट्स आपके मेंशन हैं उसमें भी कानून बनाने का अधिकार देता है। ये मैंने इसके पहले की क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने पहले की क्लासेस देखी है तो फिर से इसको मतलब मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, बस मुझे बोलने की आवश्यकता है एक बार। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं संसद राज्य सूची में जो आपका सेंटर है। आपके दिमाग में आएगा क्या मैम जो सेंटर है वो कभी भी स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उन पे लॉ बना सकता है? तो मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल बना सकता है। तो आप पूछेंगे मैम कब बना सकता है? तो अब देखिए संसद राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर 3 शर्तों पर कानून बना सकता है। पहला, जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, फिर तीसरा है आपका जब 2 या 2 से अधिक राज्य एक प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के अंतर्गत विषयों पर कानून बनाने का अनुरोध करे। मतलब 2 और 2 से अधिक जो स्टेट है वो खुद संसद के पास जाए और कहे कि हमारे इस सब्जेक्ट में आप कानून बनाइए। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं 8वीं अनुसूची को। ठीक है, 8वीं अनुसूची की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं। कितने लैंग्वेजेस हैं? अभी हमारे संविधान द्वारा कितनी लैंग्वेजेस को मान्यता प्राप्त है? तो 22 लैंग्वेजेस को। ठीक है, ये चीज क्लियर रखिएगा। मैंने लैंग्वेजेस वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था चीजों को। 9वीं अनुसूची की बात करें, डायरेक्ट प्रश्न बनता है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो यह भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए क्लास, प्रथम संशोधन द्वारा इसको ऐड किया गया था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने इसमें शामिल कानून को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए 9वीं सूची में जोड़ी। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कानूनों को बाद में इस अनुसूची में शामिल किया गया और 24 अप्रैल 1973 में अब न्यायिक समीक्षा के लिए ये खुले हैं। पहले इसलिए रख दिया गया था क्योंकि इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, बाद में न्यायिक समीक्षा के लिए भी आपके खुले हैं। लेकिन 9वीं अनुसूची की जब हम बात करेंगे तो भूमि सुधारों से रिलेटेड है ये चीज आपको याद रखना है। और जमींदार प्रथा जो चलती थी उसके उन्मूलन के लिए इसको लाया गया था। 10वीं अनुसूची की अब हम बात करते हैं। 10वीं अनुसूची देखिए, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें आपके दल बदल कानून की, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है। ठीक है, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल है। दल बदल, ये चीज याद रखिएगा। आए राम गए राम, आए राम गए राम बोला जाता है ना। आज आप आज इस पार्टी में है, कल आप उस पार्टी में है, फिर इस पार्टी में उस पार्टी में। ठीक है,
तो ये चीज इसी को रोकने के लिए यह अनुसूची 1987 के 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है इसे। देखिए 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि क्या बोला गया है, तो अब आपको पता चल गया होगा। चीजें बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने का प्रयास कर रही हूं। अब 11वीं सूची की बात करते हैं। 11वीं और 12वीं की जब भी बात करेंगे तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। पंचायत की बात करेंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं तो हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 1992 में दोनों आए हैं, 73rd भी और 74th भी। इतना क्लियर है ना। तो 11वीं 12वीं अनुसूची इससे रिलेटेड है। तो देखिए 11वीं अनुसूची की हम बात करेंगे तो 1992 में 73rd संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कितने मामले हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 29। परीक्षा में अगर पूछेगा कि कितने मामले हैं तो आप 29 लगाएंगे, ठीक है। मतलब ये चीजों में पंचायत का रोल रहता है। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें उन प्रावधानों से संबंधित है ये जो नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं और उसमें 18 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, ठीक है। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। अब शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा आप बता लेंगे, ठीक है। एक बार जाइएगा, आज अपनी जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं एक बार सारा शेड्यूल पढ़ लीजिएगा क्लास। कोई भी प्रश्न शेड्यूल से बने, अगर अनुसूची से बने, तो वो आपका परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए अगर सिलेक्शन पाना है। तो आशा करती हूँ चीजें आपको क्लियर हुई हो, ठीक है। मैंने हर शेड्यूल को खूब अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया जितना परीक्षा में प्रश्न बनता है उस तौर पे, ठीक है। बहुत समझाने के उस पे नहीं, ये तो बहुत समय लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज आपको और बतानी थी। परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनता है कि संघ सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आपके राज्य सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में। तो आपको पता है कि लिस्ट बहुत ही बड़ी है, 61, 100, ठीक है। कैसे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। बस मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय की बात कर लेती हूँ, कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स की बात कर लेती हूँ। जैसे रक्षा की बात हम करेंगे तो रक्षा, डिफेंस किसके पास होगा? संघ के पास होगा। सेना, आर्मी संघ के पास होगा। इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध किसके पास होगा? संघ के पास। पोर्ट की बात करें, बंदरगाहों की बात करें, रेलवे की बात करें, राजमार्ग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, ये सब आपके किस सूची में आते हैं? संघ सूची में आते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। राज्य सूची की बात करें तो आप पंचायत याद रखिएगा, पंचायत, ठीक है। और म्युनिसिपैलिटी किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है सबसे पहले। फिर इसके बाद पुलिस याद रखिएगा, सार्वजनिक व्यवस्था याद रखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल और सट्टा और जुआ। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए शिक्षा हमने डिस्कस किया था, जंगल हमने डिस्कस किया था, शादी जो है वो समवर्ती सूची में है, ट्रेड यूनियन जो है वो समवर्ती सूची में है, दत्तक ग्रहण जो है समवर्ती सूची में है, उत्तराधिकारी आपका समवर्ती सूची में है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो मैंने आपको चीजें बताई है वही चीजें फिर आपको यहाँ पर दी गई है। अब इसको आप लोग देखिएगा। जैसे हम 12वीं अनुसूची की बात करते हैं जिसमें कि हमने म्युनिसिपैलिटी की बात की है, तो ये अनुच्छेद 243W, ठीक है। 11वीं अनुसूची जिसको कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज वाला टॉपिक जब पढ़िएगा ना तो उसमें कमिटीज जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, तो ये सारी कमिटीज पढ़ लीजिएगा। किस वर्ष में आया है ये भी पढ़ लीजिएगा और क्या रिकमेंडेशन दिया है। जैसे बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी, अशोक मेहता ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी। संवैधानिक दर्जा किससे प्रोवाइड किया गया? किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पे। तो क्लास ये बहुत बार पूछता है, तो इस चीज के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो 102 और 191, ठीक है। और 9वीं अनुसूची की हम बात करेंगे तो आपको पता है ये लैंड वाला जो है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे आर्टिकल्स आपके लिखे गए हैं और मैंने आपको पहले और दूसरे वाले का तो बता दिया था। फर्स्ट शेड्यूल में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 1 और 4 पर आप ध्यान देंगे, बताया था, ठीक है। फिर दूसरे वाला जो मैंने बताया था जिसमें कि आपके अलाउंसेस और सैलरी की बात की गई थी, तो वो भी लिस्ट मैंने आपको
प्रोवाइड कर दी थी अनुच्छेद की, और थर्ड भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है, जिसमें कि ओथ की बात की गई थी अनुच्छेद की। तो एक काम करिएगा, जहां भी आपकी अनुसूची है वहीं पे ये अनुच्छेद जब आप लिख लेंगे ना तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से प्रश्न बनता है, अक्सर पूछ लेता है कि आर्टिकल 371 में हम किन किन स्टेट्स की बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 371 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात के रिस्पेक्ट में है स्पेशल प्रोविजन। ए की हम बात करेंगे तो यहां पर मैंने तो इसको इस तरीके से याद किया था, नमास मग। अब आपको जैसे भी याद है, NAMAS, नमास मग, ठीक है, मग, फिर यहां पे मग, ठीक है। अब आपको जैसे भी याद करना आप अपना याद करिए। तो देखिए 371 वाला तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड प्रोविजन है। अब ए की बात करते हैं तो देखिए मेरा नमाज का एन आ गया, ठीक है, नागालैंड। बी की हम बात करेंगे तो असम आ गया, ठीक है। फिर जब हम सी की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ गया, मणिपुर आ गया। फिर यहां पर देखिए जब डी की बात करेंगे तो यहां पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना की हम बात करते हैं। बस आपको ये याद रखना डी और ई जो दोनों हैं वो आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड हैं। तो आंध्र प्रदेश का 2, डी ई दोनों आंध्र प्रदेश से। फिर उसके बाद सिक्किम आ गया, फिर आपका मिजोरम आ गया, फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, फिर गोवा आ गया, फिर कर्नाटक आ गया। तो ये प्रश्न पूछता है 371H में किसके बारे में बात किया, 371G में किसके बारे में बात किया, ए में किसके बारे में बात किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नमाज मग के से याद रखना है तो याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं, ए देखिए यहाँ पे ए जो है वो आपके नागालैंड के लिए है, ठीक है। यहां पर जब हम बी की बात करते हैं तो ये असम के लिए है। फिर उसके बाद जब हम सी की बात करते हैं तो ये मणिपुर के लिए है। और मैंने आपको बताया है डी और ई जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए है। फिर एस की जब हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ABCDEF हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया। उसके बाद मिजोरम आपका होता है। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो गया, एफ के बाद जी, ठीक है। फिर यहां पर आपका एच हो गया, आई हो गया और जे हो गया। अब देखो ये हो गया, जी आपका किसके लिए हो गया, मैंने बता दिया मिजोरम के लिए। फिर ए आपका अरुणाचल प्रदेश के लिए हो गया, आई जो है वो गोवा के लिए हो गया, जे आपका कर्नाटक के लिए हो गया। अब आपके पास इससे बेटर ट्रिक है ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारे दोस्तों का भी भला हो जाएगा। और हो सकता है अगली बार मैम जब पढ़ाए तो आपकी ट्रिक बताएं, मेरा भी भला हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, जैसे मुझे सही बता रही, मुझे नो मनी इन ATM एक स्टूडेंट ने ही बताया था, ठीक है, नो मनी इन ATM। वैसे स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कभी क्लास में। अब चलो, अब यहाँ पे संविधान के भाग की बात करते हैं, पार्ट्स की बात करते हैं। यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछ लेता है कि भाग 1 में क्या दिया है, 2 में क्या दिया है, 3 में क्या दिया है, 4 में क्या दिया है। तो चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमने संघ और उसका क्षेत्र की बात की है, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल की भी बात करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल आपका रिलेटेड है। नागरिकता की बात करेंगे तो 5 से 11 में, ठीक है। मूल अधिकारों की बात करेंगे तो ये आपका 12 से 35 में दिया है। और पार्ट 3 आपका क्या है, आपका मूल अधिकार है। पार्ट 4 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये 4th है और ये 4th ए है। ए क्यों है, क्योंकि इसको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा 51A में। एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमने पार्ट 4th ए में आर्टिकल 51A को जोड़ा, जो कि हमारे मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है। किस कमिटी की रिपोर्ट में बताइए, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में हमने उनके रिकमेंडेशन पे हमने उसको जोड़ा है। सबसे प्रश्न बनता है जो भी पॉइंट मैंने बोले हैं, ठीक है। एक जो मूल कर्तव्य है वो आपके बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। कब जोड़ा गया है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंट देती हूं, शिक्षा से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। वो भी अब आपका मूल कर्तव्य है। तो आप मुझे बताइएगा, एजुकेशन से रिलेटेड है तो कहां पे दिया गया है, बच्चों से रिलेटेड। चलो थोड़ा सा अपना भी ब्रश अप करो ना चीजों को।
पार्ट 5 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम यूनियन की बात करते हैं। पार्ट 6 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यूनियन टेरिटरीज पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आप याद रखिएगा कि पार्ट 8 जो है वो आपकी संघ राज क्षेत्र से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है। 9th आपको याद रहेगा, क्यों? क्योंकि पंचायत से रिलेटेड है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। ठीक है, 9th ए की हम बात करते हैं तो ये आपका नगर पालिका से रिलेटेड है, और 9th बी की हम बात करेंगे तो ये आपके सहकारी समितियों से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो यहाँ पे तीनों के अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं, क्लास याद रखिएगा जरूर। ठीक है, 10th की हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र की हम बात करते हैं। 11th की बात करेंगे तो 11 है तो सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप की बात करेंगे। एक करके याद रख सकते हो। 12 आपका पूछता नहीं है। 13 आप याद रखिए, व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड है लेकिन पूछता नहीं है। यहाँ पर अब ट्रिब्यूनल पूछता है तो ट्रिब्यूनल आप याद रखेंगे 14A। 15th में इलेक्शन पूछता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल भी आप 324 याद रखेंगे, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, फिर इसके बाद भाषा वाला आप याद रखिएगा क्लास। भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि अभी इस समय 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है, और ये किस में है? 17th में है। ठीक है, 18 की बात करेंगे। 18 साल में 18वें में इमरजेंसी की जरूरत होती है। ठीक है, आपात उपबंध की बात की गई है, और कितने तरीके की इमरजेंसी की बात की गई है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और 360 में हम किसकी बात करते हैं? वित्तीय संकट की बात करते हैं। ये सारी चीजें रिवाइज करते हुए चलिए। इसके बाद संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है जो कि 20वें में दिया गया है, और ये आपका आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 तरीके के संविधान संशोधन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है तो आप वहां पर देखिएगा। एक आपके विशेष बहुमत से, और एक आपके विशेष बहुमत के साथ ही साथ स्टेट द्वारा भी उसको पास होना चाहिए आपका। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। जब भी संघीय ढांचा के साथ कोई भी परिवर्तन होगा तो स्टेट के भी अप्रूवल की जरूरत होगी। मोर देन 50% ऑफ स्टेट उसको अप्रूव करना आवश्यक रहेगा विद सिंपल मेजोरिटी, समान बहुमत से। तो विशेष बहुमत क्या है, समान बहुमत क्या है, अगर जानना है तो इसके जस्ट ऊपर वाली क्लास देखो, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर देख लो और क्या क्या पूछता है। ये आपका 21वां नहीं पूछेगा, 22वां भी नहीं पूछता है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। तो अब आज के सेशन में हमने रिवीजन किया है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपको आर्टिकल, अनुच्छेद भी रिवाइज कराए हैं, अनुसूचियां भी रिवाइज कराया है, जो संविधान संशोधन आपके इंपॉर्टेंट है अनुसूचियों के लिए वो भी रिवाइज कराया है, और कौन कौन से भाग हमारे संविधान में है वो भी रिवाइज कराया है। तो आज की क्लास अच्छी से कवर की गई है। मैं कहने वाली थी आज की क्लास मैंने अच्छे से पढ़ाई है। चलो ठीक है, अपनी तारीफ को चलो वो उसको हटाओ। देखो अब आज की क्लास यहीं पे, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब जिन स्टूडेंट को जाना है वो जाए। ठीक है, बस मेरा मेन पर्पस ये रहता है ना, मैं अंत में आपको ज्ञान इसलिए देती हूँ क्योंकि बीच में आपका डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो बच्चे फ्लो में पढ़ रहे हैं उनका बीच में डिस्टर्ब हो जाए और उनको लगे मैम आप कितना बोलती हैं, पढ़ाओ ना। ठीक है, तो इसलिए मैं ज्ञान आपको अंत में देती हूँ। तो देखिए क्लास, अब जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही है घबराहट होगा, मैं हर क्लास में कहती हूँ, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, अब की बार ही करना है जो भी करना है। अभी प्रीलिम्स बीता नहीं है, जब तक आप परीक्षा में अपीयर ना हो जाइए, मैं तो कहती हूँ जब तक OMR को आप भर मत दीजिए, और सबमिट मतलब भर दिए तब तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पेन से भरे हो ना तो उसको ऐसे मिटा नहीं सकते। तो जब तक OMR भर नहीं देते, ठीक है, तब तक आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और जब आप अपने आप से बार बार एक चीज कहेंगे ना कि मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए आप पढ़ना भी है। ठीक है, अब ये नहीं कि कंबल ओढ़ लिया, ठंडक बहुत है, क्योंकि ठंडक बहुत है, मेरा भी पढ़ाने में हाथ एकदम ठंडा हो जा रहा है, एकदम कोई छू दे तो एकदम लगे बर्फ जमा हुआ है। लेकिन अब परीक्षा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। कंबल के अंदर पढ़ो, ब्लोवर में पढ़ो, आग जला के पढ़ो, किसी और को मतलब परेशान करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है,
जब तक परीक्षा ना हो जाए अपने आप से कहो कि अभी भी मेरे सिलेक्शन के चांसेस है, मैं 0.1 नंबर से प्रीलिम क्वालिफाई करूंगा या करूंगी, लेकिन करूंगी सर। जब अपने आप से दिन में 10 बार ये चीज करोगे ना तो पढ़ने का भी मन करेगा। जिस दिन निराश हो गए कि नहीं हो पाएगा आपकी बात, फिर कोई भी कह दे, कोई भी बड़े बूढ़े कितना आशीर्वाद दे दे, नहीं होगा। अपने अंदर एक विश्वास रखो, पढ़ाई करो, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को बार बार घूटो। जितना भी पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिवाइज करो। ठीक है, मॉक टेस्ट जो हैं आपको, जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उनको देखो। ठीक है, क्यों आपका गलत हो रहा है ये देखो। अगर वो टॉपिक बार बार गलत हो रहा है तो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करो, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको एक बार अपनी पुस्तक से रिवाइज करो। ठीक है, ताकि वो अगली बार ना गलत हो और परीक्षा में अगर उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे तो वो भी ना गलत हो। करंट पढ़ो, क्लास एग्रीकल्चर पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, जो भी करंट के जो भी टॉपिक हैं 1-2 घंटे दिन में निकालो और उसको रोज पढ़ो और बाकी समय बस रिवीजन करो। पूरे चैप्टर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस को लगाओ। अब समय है रिवर्स इंजीनियरिंग का। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देखो। ठीक है, यहां तक कि खाली आपको आरओ के क्वेश्चंस को मत देखो, जो पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी देखो एक बार। जो आरओ के मेंस में प्रश्न पूछे गए उनको भी लगाओ। क्वेश्चंस की कमी नहीं है, समय की कमी हो सकती है, प्रश्नों की कमी नहीं है। और जब प्रश्न आपके सॉल्व होने लगेंगे ना तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपको परेशानी होती है तो आप बताइएगा क्या परेशानी है, पढ़ो, आखिरी समय तक लड़ो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। प्रवचन ज्यादा हो गया, आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है, तो इसको निरर्थक चीजों में मत वेस्ट करिए। समय चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ये ज्ञान बहुत पहले से लोग देते आ रहे हैं, मेरे बाद भी लोग देंगे, मैं भी दे रही हूँ, लेकिन ये चीज नहीं समझ में आती है जब समय रहता है। एक बार समय चला जाता है तब ये सब बातें याद आती है, जब कोई आपसे अचानक से आके कह देता है कि क्या किया। ठीक है, तो इसीलिए बिल्कुल भी अभी अपने समय को मत बर्बाद करिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और फिर मेंस की तैयारी की जाएगी। तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।